हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और ये चैनल डेडिकेटेड है टीजीटी पीजीटी हिंदी फॉर स्टेट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं ये स्टेट पीजीटी 2023 का जो लास्ट ईयर हुआ था लेटेस्ट पेपर, वो है पीजीटी लेवल का। तो इसमें हम 91 से देखना स्टार्ट करते हैं। अपना संज्ञा की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। तो संज्ञा एक विकारी पद है जिसके कारक लिंग एवं वचन विकारक कहे जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। और रामायण, पृथ्वी, ताजमहल ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लेकिन इसमें जो थर्ड दिया है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है एवं ऐसी संज्ञाओं को अगणनीय संज्ञाएं भी कहा जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? कोई भी धातु है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो वो बहुवचन में प्रयोग कैसे हो सकती है? कभी पानियों पढ़ा है हमने, या चीनी का जैसे चीनी होता चीनियों, या फिर लकड़ियों तो खर हो जाता है, सोनाओं चांदियों, ऐसा नहीं होता। तो यही इसमें ऑप्शन नंबर सी असंगत है। अगला भी ये ठीक है कि ऐश्वर्य, थकावट और किसानी ये यौगिक भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। 92 हम देखेंगे, रसा अवयव के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। तो 92 में देखेंगे, विभाव के अभाव में स्थायी भाव सुस्त अवस्था में रहते हैं। तो अगला, अनुभव के माध्यम से ही रसास्वादन की सूचना होती है। तो ये भी ठीक है। लेकिन 92 में हम आगे देखते हैं, इसके बचे हुए दो ऑप्शन देख लेते हैं। संचारी भाव संचरणशील एवं चंचल मनोवृत्तियों के द्योतक, ये भी ठीक है। आलंबन रसो उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण है, जबकि उद्दीपन रसो उत्पत्ति के सजीव कारक हैं। तो इसमें यही असंगत है। आलंबन तो वह व्यक्ति या वस्तु होता है जिसके प्रति मन में भाव जागते हैं, जिसको देख के नायक नायिका के मन में भाव जागते हैं ना, उसको बोलते हैं आलंबन। और उद्दीपन होती हैं परिस्थितियां। तो उद्दीपन यहाँ सजीव दिया है और आलंबन प्राकृतिक, तो ये असंगत हो गया। निम्न में से किस विकल्प का विवरण असंगत है? तो इसमें है ना, ये अनुनासिक स्वर एवं व्यंजन से पृथक ध्वनि है। तो ये तो ठीक है, अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले होते हैं, जबकि अनुस्वार की गणना स्वर एवं व्यंजन से पृथक नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये इसमें असंगत है। अब हम देखेंगे अपना 94। असंगत बताना है 94 में भी। इस करुणाक्लित हृदय में अविकल रागनी बजती है। तो ये 6 का अनुप्रास है। अगला है, कुलनी में, कलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलिन क्लिंकत है। यह लाट अनुप्रास नहीं है। 6 का अनुप्रास तो वहां होता है जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है। वृत्ता अनुप्रास वहां होता है जहाँ 3 या 3 से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति होती है। और लाटा अनुप्रास में क्या होता है, जैसे कि इसमें एक शब्द 2 बार आता है, जैसे पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। इस टाइप से इसमें सेंटेंस मिलते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज के साथ वही पंक्ति रिपीट हो जाती है, लेकिन उसका भाव बदल जाता है। तो ये लाटानुप्रास होता है। यहाँ पे लाटानुप्रास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें असंगत है। 95 हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगे ना, तो आप इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना। तो 95 में है, समकालीन कविता के प्रमुख काव्य आंदोलन एवं प्रवर्तक की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बीट कविता है, ये इनकी है, राजकमल चौधरी की, ठीक है। और युयुत्सवादी श्री राम सिंह की है, ये भी ठीक है। लेकिन सहज कविता किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं थी। तो इसमें है ना, ऑप्शन नंबर सी अपना संगत हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, सहज कविता वाला है। और अकविता जगदीश चतुर्वेदी की। ये अब आ गया अपना
पेडागोजी का पाठ्यक्रम निर्माण में ब्लूम के निर्धारण का महत्व इसलिए है क्योंकि ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्धारक तर्क की अपेक्षा भावाधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे हम देखेंगे 97, रस निष्पत्ति सूत्र से संबंधित व्याख्याता आचार्यों के विषय में प्रदत्त विवरण में से किस विकल्प में असंगति है। तो इसमें 97 में है ना, पहले में ही है। बर्टोलुट ने संयोग का अर्थ उत्पादक भाव संबंध माना, जबकि रस की अवस्थिति सहृदय के चित्त में मानी। तो इसमें यही असंगत हो जाएगा। और बचे हुए तीनों आप पोज करके पढ़ना ना भूलें। जैसे ये शंकु का सिद्धांत अनुमितिवाद है और इन्होंने चित्रचुंग न्याय के माध्यम से स्पष्ट किया। भट्टनायक ने संयोग का अर्थ बोधक माना। तो जैसे मैं एक ऑप्शन को बता के निकल भी जाऊँ ना, तो आप उसके चारों ऑप्शन जरूर देख लिया करो। अभिनवगुप्त का सिद्धांत क्या था, अभिव्यक्तिवाद, और इन्होंने संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक के रूप में माना। अगला 98 देखेंगे, जल की भरी भाल कनी जल की पुटी सुखी गए मधुराधर वे, पलकू कपात पुलकती पलकू पलकू पसीजती जात। तो ये है ना सात्विक अनुभाव है। देखो जैसे पलक पसीज रही हैं, कपकपी हो रही है, तो ये सात्विक अनुभाव में ऐसी घटनाएं होती हैं। जो शारीरिक हाव जैसे कंपन हुआ, ये सब। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपना 99 का असंगत विकल्प बताना। इसमें सुनना एवं पढ़ना भाषा के ग्राह्यात्मक कौशल है। भाषा के दो प्रकार के कौशल होते हैं ना, एक अभिव्यंजनात्मक, एक ग्राह्यात्मक। तो सुनना यानी सुन के हम कुछ अर्थ ग्रहण कर रहे हैं और पढ़ के भी, तो ये ग्राह्यात्मक कौशल है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रुत एवं गंभीर पठन मौखिक पठन के उदाहरण है। ये द्रुत और गंभीर पठन कहाँ होता है, जब हम किसी चीज को गंभीरता से पढ़ते हैं ना, तो ये उसको बता रहा है कि हम अर्थ को समझते हुए गहन पठन कर रहे हैं। ये मौखिक पठन का भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अगला है, रस कविता का अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप का रंग दूषण करे कुरूपता। तो ये पंक्ति है ना, भूषण हम देख के भूषण ना लगा दें, ऐसा नहीं है। ये हैं भिखारी दास की पंक्तियां। तो पंक्तियां तो जी याद करनी पड़ेंगी। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। ये अपना आ गया, ये डिसऑर्डर जो होते हैं वो। तो देखो, लेखन संबंधी होती है तो डिस्ग्राफिया होती है, पठन संबंधी डिसलेक्सिया होती है, और श्रवण संबंधी होती है ये ऑडिटरी संबंधी है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और वर्तनी वाली होती है जी डिसऑर्थोग्राफिया। तो इसमें 101 में अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप मिलान देख लेना। 101 का जी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभाते होत है ताको ललित प्रकाश। तो ये पंक्तियां हैं श्रीपति जी की। किस विकल्प में व्याकरण पाठ योजना का सोपान है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना बनाते हैं, फिर उद्देश्य कथन होता है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, श्यामपटसार होता है, फिर सामान्यीकरण और फिर नियमीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब हम 104 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शब्द शक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत नहीं है। तो इसमें देखो, लक्षणा शब्द शक्ति को अभिधा पुच्छभूता कहा जाता है। ये पंक्ति रिपीट होती है बार बार, तो लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता कहा जाता है। और व्यंजना शब्द शक्ति को प्रतीयमानार्थ कहा जाता है। मुख्यार्थ बाधा, मुख्यार्थ योग तथा रूढ़ि या प्रयोजन, इन तीनों को लक्षणा और सुमेधित हेतु कहा जाता है। लेकिन डी है ना, जब सादृश्य संबंध के अतिरिक्त अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ का ज्ञान हो वह गौणी लक्षणा होता है। ये ही इसमें असंगत है 104 में, क्योंकि जब मुख्यार्थ संभव न होने पर शब्द का अर्थ लिया जाता ना, वहाँ गौण अर्थ से लिया जाता है। कृति और उसकी सहायक विधा की दृष्टि से संगत विकल्प बताना है। तो जैसे भिखारिणी है, ये उपन्यास है,
और तप्ता सवर्ण नाटक है। मोरेश्वी मोहि कुंठाव ये निबंध है। ये मैंने जी ये लिख दिए थे पहले से, तो आप पीडीएफ में इनका देख भी सकते हो। ये उपन्यास किसका, ये विशंबरनाथ शर्मा का है। तप्ता सवर्ण किसका है, तो ये है जी लाला श्रीनिवास दास का नाटक। और मोरेसी मोई कुंठाव ये चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का निबंध है। दर्द के पैबंद ये इसमें असंगत ऑप्शन नंबर बी। और ये यहाँ पे कहानी दिया, जबकि दर्द के पैबंद ये नाटक है। और ये किसका नाटक है, ये जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी 105 का। अब हम देखेंगे 106 नंबर का अपना। भाषा संसर्ग प्रणाली का गुण नहीं है, तो इस विधि में सर्वाधिक समय लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें शिक्षण को ये क्रियाशील बनाती है और व्यवहारिक बनाती है, और इसमें तो बल्कि कम समय लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है ना, ये इसमें असंगत है। राजत रंग ने दोष जुत कविता बनीता मीत बंदूक हाला होत जो गंगा घट अपवित्र। तो ये पंक्तियां जी केशवदास की हैं। अब छंद के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है, तो ये बाकी आप पढ़ लेना। असंगत इसमें यह है कि किसी भी छंद का वाचन करते समय स्वर में आने वाले आरोह अवरोह को तुक कहा जाता है, तो इसमें यही असंगत है 108 में। आगे हम देखते हैं 109। निम्न काव्य रचनाओं के रचयिताओं की दृष्टि से असंगत बताना है, तो कुआनो नदी ये सर्वेशल दयाल सक्सेना का है, और अकाल में सारस सेना ये दिनकर का है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का है, और मछलीधर विजय देव नारायण शाही का है। आशा करती हूँ कि जैसे कहीं कहीं पे लिखा हुआ है तो उससे आपको कोई सावधानी नहीं हो रही होगी, बल्कि आपको सीखने में कुछ ना कुछ सरलता हो रही होगी। लेकिन अगर आपको ऐसे पीडीएफ में कुछ लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट करके बता देना, आगे से ध्यान रखा जाएगा। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पटछीन मान हुसूर सरिता बिमल जल उछलत युगमीन। ये दोहे में इसमें अलंकार पूछा गया है 110 में। तो जी देखते हैं इसके क्या क्या विकल्प दिए गए हैं। मानो आ गया तो इसमें सीधा ही पता चल रहा आपको। मनो मानो जनो जानू ये किस में होते हैं, उत्प्रेक्षा में, तो उत्प्रेक्षा इसमें दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 111 में निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है। ये विद्यार्थी की कर्मोन्नति का निर्धारण करता है और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करता है, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन का पता लगाता है। तो ये सारी की सारी चीजें करता है जी मूल्यांकन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस विकल्प में पाठ्य पुस्तक के बाह्य पक्ष का गुण नहीं है, तो देखो बाह्य पक्ष होते चित्रांकन, गुणवत्ता, ये बुक की विषय सूची है, सूचकांक पक्ष है, ये सब बाह्य पक्ष है। लेकिन जीवन से संबंध ये तो विषय ये अंदर के उससे संबंधित हो गया, आंतरिक पक्ष हो गया, तो यही नहीं होगा। अब शुद्ध बताना है इसमें, तो आतताई, दरियाई और कृतकृत्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें शुद्ध हो जाएगा। बाकी सब में कुछ ना कुछ अशुद्धि दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए के तीनों इसमें शुद्ध दिए हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। देखो बैठी सी, अगर यहाँ पे अलंकार पूछा जाता तो कौन सा अलंकार होता, ये मुझे लिख के बताना 114 में। लेकिन यहाँ पे तो शब्द शक्ति पूछी है, तो देखो सिंधु सेज पर वधु, वधु कैसे बैठी है, वधु के मानवीय मूल्यों से जोड़ के बताया गया है कि सिंधु का वधु के समान मानवीय मूल्यों को जोड़कर बताया गया है, तो यहाँ पे आर्थी व्यंजना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काव्य गुणों के संदर्भ में एक विकल्प असंगत है, उसे छाटिए। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन आप पढ़ लेना, ये तीनों के तीनों तो इसमें संगत दिए हुए हैं। और ये है ना, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में अलंकारों के सौंदर्यवित एवं गुणों को हाराद्वित नहीं माना, ये इसमें असंगत है। अलंकारों को तो सौंदर्याद्वित माना है, लेकिन गुणों को हाराद्वित नहीं माना। 116 हम देखेंगे, इसमें भी असंगत विकल्प चुनना है जी। तो इसमें है ना, जैसे हे हर हार आहार सुत मैं विनवत हूँ तोए
बैरन के पति सूतन से सिगर मिला दे मोए। तो ये दुष्कर्मत्व दोष दिया है, लेकिन दुष्कर्मत्व दोष तब होता है जब बोधगम्यता की कमी होती है, लेकिन ये तो बहुत अच्छे से है जी, इसमें बोधगम्यता की तो कोई कमी नहीं है। बाकी देखो, पहला है कवि के कठिन कर्म की करते नियम दृष्टा है, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो श्रुति कटुत्व दोष है। और ये अपोजिट हो रहा है विस्मय या गोदावरी, गोदावरी विष के समान है तो अमृत का फल कैसे दे सकती है, तो ये अप्रतित्व दोष हो गया। और ये मुंड मुंडाए हरी मिले, तो ये इस टाइप के शब्द होते हैं तो ग्राम्यत्व दोष के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है ना, यही असंगत है। अब जी हम 117 का अपना देखते हैं। ये देखो, इसमें रस पूछा जाए तो कौन सा होगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिनका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। तो यहाँ पे एक करुण रस की पंक्ति है, लेकिन यहाँ पे तो जी रस नहीं, अलंकार छंद पूछा है इन्होंने। तो इसमें जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 117 में, क्योंकि यहाँ पे एक तो 15 इसमें मात्रा होंगी और दूसरा है ना, इसमें लय ताल का सुंदर प्रयोग होता है मालिनी में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 118 इसमें सुमेलित करना है, तो मंटो मेरा दुश्मन ये उपेंद्र नाथ अस्क का है, सुमेलित है ये। कविता के नए प्रतिमा नामवर सिंह की है और माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की है, लेकिन कब्रिस्तान में पंचायत ये मनोहर श्याम जोशी की नहीं है, ये केदारनाथ सिंह की है। तो जी इसमें ऑप्शन नंबर डी है ना, यही अपना असंगत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा मानना। तो इसमें है ना 119 में जी अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया ये शिक्षक को केंद्रित करके नहीं होती, बाकी के आप तीनों पढ़ लेना। 120 में देखेंगे, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नैन करम ओसोमम ऊर्धाम सदा शीर सागर शैन। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखो उपमा के तो ये सारे ही हैं, लेकिन इसमें क्या है, कौन सा उपमा है ये पूछा गया है। तो 120 का जी अपना वाचक लुप्त उपमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा 120 में, क्योंकि वाचक शब्द की कमी है जी इसमें। जैसे नील सरोरु श्याम, तो यहाँ पे उपमेय तो दे दिया, लेकिन उपमान की कमी। निम्न में से कौन सा विवरण असंगत है, तो संपत्ति का पर्यायवाची रिक्त होता है। देखो जी इसमें है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो ये युधिष्ठिर भी है, युधिष्ठिर का पर्यायवाची मैंने तो एरम कभी नहीं पढ़ा, एरम गणेश का पर्यायवाची होता है मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन इसका ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन नंबर डी भी है, और पेपर में भी जी इसका ऑप्शन नंबर डी माना गया था, क्योंकि सूर्य का पर्यायवाची तरणी में छोटी की मात्रा आएगी, जहाँ बड़ी की मात्रा होती है ना वो तरणी इसके लिए प्रयोग होता है, किनारे के लिए, नौका के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही माना गया था, लेकिन आप भी एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि युधिष्ठिर का पर्यायवाची एरम होता है क्या, क्योंकि मैंने तो पहले भी एक वीडियो में एरम गणेश का पर्यायवाची बताया था, और अकॉर्डिंग टू मी तो ये भी इसका असंगत ही है 121 में। अब 122 देखेंगे, असंगत कथन चुनना है इसमें। तो प्रिय प्रवास में 17 खंड और एक खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, और किसका है ये, हरियोध का है, और इसका पुराना नाम क्या था, व्रजांगना विलाप। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, कहीं आप सोचोगे इसमें तो लिखा ही नहीं ऐसा। तो पहली बात इसमें संगत है। अब प्रेमाम्बु वारिधि एवं रस कलश हरियोध की काव्य रचनाएं हैं इसमें 122 में, तो ये भी ठीक है। आधुनिक खड़ी बोली का प्रयोग ये श्रीधर पाठक ने कल भी आया था, ये भी ठीक है, लेकिन ये रूपनारायण पांडे आधुनिक बाल साहित्य के जनक हैं, ये असंगत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। 123 हम देखते हैं। अब आज की वीडियो जी थोड़ी सी लंबी हो रही टीजीटी वाले से, क्योंकि पीजीटी का लेवल भी थोड़ा सा अलग ही है, इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले ही हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है,
तो धन्य भूमि भारत सब रत्नानि उपजानी। तो ये 123 में पहला तो संगत है, लेकिन दूसरा जो दे दिया ना ये उत्तम भारत वर्ष, ये बहुत फेमस पंक्तियां हैं। ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है जी, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। हमारो उत्तम भारत देश, ये किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। बाकी के आप पढ़ जरूर लेना कौन सी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के संदर्भ में किस विकल्प की संगतता नहीं है? तो 134 में हो जाएगा जी इसका। ए तो ठीक है, लेकिन बी आधुनिक कालीन साहित्य में मनुष्य का ईश्वर के रूप में चित्रण हुआ, ऐसा कोई चित्रण नहीं हुआ कि मनुष्य को ईश्वर मांग लिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 125 में है सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि एवं कृति के संदर्भ में बेमेल बताना है। तो कुतुबुद्दीन की जो मृगावती है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम माना था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कहा को माना था, और असायत के हंसावली को डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। मुल्ला दाऊद की चंदायन है ना, इसको बच्चन सिंह ने नहीं माना था, यही असंगत है। 125 का जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनको माता प्रसाद गुप्त ने माना था। मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है इसको माता प्रसाद गुप्त ने प्रथम कृति माना था। 126 का है अनुचित विकल्प चुनना है इसमें। तो 126 में जी हो जाएगा अपना कुसुम और कुतर्क। देखो कुसुम तो फूल के लिए प्रयोग होता है, और कु उपसर्ग क्या बताता है, जैसे ये बुरे के लिए प्रयोग होता है। तो कुसुम में तो कोई उपसर्ग है ही नहीं, ये तो ऐसे ही एक रूढ़ शब्द है जो फूल के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 127 है, इसमें संगत नहीं है, वही कथन बताना है। तो 127 का जी अपना ये तीनों ऊपर वाले आप पढ़ जरूर लेना, ये सारे ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसमें असंगत है कि सुमित्रानंद पंत की युगवाणी काव्य संग्रह में नौका विहार, चांदनी, एक तारा एवं भावी पत्नी के प्रति कविताएं संग्रहित है। ये इनके अन्य रचनाओं में है, लेकिन युगवाणी में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 128 में देखना है जी, इसमें विलोम की दृष्टि से देखो वैमनस्य से सोमनस्य होता, आज्ञा वज्ञा होता और नित्य का बंध होता, लेकिन परुष का कठोर कैसे होगा? परुष तो खुद कठोर के लिए ही प्रयोग होता है। इसमें से बताना है एक उत्थन की सालोचक का कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजा और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया, और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि पहले क्या था ना, रीतिकाल की रचनाएं क्या होती थी, वो दरबारीपन उसमें ज्यादा होता था, राजाओं की प्रशंसा। तो ये भारतेंदु युग में ये सब खत्म हो गया था, थोड़ा सा इसमें लोक जागरण सा आ गया था। तो ये इसमें ये पंक्ति किसकी है 129 में, ये हमने बताना है। तो ये पंक्ति है जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब सुमेलित करना है। तो देखो जी, एक ईश्वरवाद किसने माना? ये इस्लाम ने माना, और उलट बासियां सिद्धों की हैं। ज्ञान और मोक्ष की अवधारणा ये वेदांत दर्शन की है, और शून्यवाद माना है जी बौद्ध ने। तो ऐसे इनको मैच कर लेना। अब फर्स्ट का बी और सेकंड का डी, फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, डी और थर्ड का ये कौन सा हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 131 नाथ साहित्य के संदर्भ में कौन सा विवरण संगत है, असंगत है, ये बताना है 131 में। तो इसमें है ना ये थर्ड वाला असंगत है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये वाले आप पढ़ के देख लेना, बाकी सारी संगत हैं जी। सर्वाधिक नारी निंदा आदिकाल किसी धारा में मिलती है, किसमें? नाथ साहित्य में। क्योंकि इससे पहले जो वो था ना सिद्ध साहित्य, तो उन्होंने नारी को भोग विलास की माना था, ये ऊपर वाली पंक्ति में दिया ही है। और इसमें है ना ये नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका कहा जाता है, ये भी ठीक है, लेकिन इस सी वाला है ना ये ऐसा कोई कथन रामचंद्र शुक्ल का नहीं था। 132 हम देख लेते हैं अब। 132 नीचे ही छूट गया। देशभक्त वीरों, मरने से नेकू नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा।
तो ये किसकी है? ये जी पंक्तियां नाथूराम शर्मा शंकर की। 132 का अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अपना देखते हैं और आगे 133, इसमें सुमेलित नहीं है, वो बतानी है। तो इसमें अपने अपने अजनबी अज्ञे का है और सीला पंख चमकीले, ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है जी, गिरजा कुमार माथुर का है। तो ये इसमें असंगत है। बाकी के सारे ठीक है। मेरी वाणी गैरिक वसना, ये धर्मवीर भारती का। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये रघुवीर साय का है। अगला हम देखेंगे, निम्न में से मैथिली शरणगुप्त की कृति महाभारतीय पात्रों एवं प्रसंगों एवं उपाख्यानों की आधारित कृति नहीं है। तो जी इसका हो जाएगा गुरुकुल। अब इसमें बताना ये कर्म वादों के वादों का सही अनुक्रम बताना। तो सबसे पहले तो छायावाद है, फिर प्रयोगवाद है, फिर प्रपत्यवाद है और फिर प्रगतिवाद है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 136 हम देखते हैं, प्रदत्त विकल्पों में देखो ज्यादातर प्रश्न यही पूछे गए, संगत नहीं है, संगत नहीं है। तो 136 में भी इन्होंने पूछा जो संगत नहीं है वो छांटना है। तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। देखो, अपभ्रंश कवि स्वयंभू को वेद व्यास नहीं वाल्मीकि कहा गया था, और किस रचना के लिए? पवन सरयू के लिए। पवन सरयू में राम रावण का वर्णन है, तो उसके लिए इनको साहित्य का वेद व्यास नहीं वाल्मीकि कहा गया था। अब 137, लेकिन वेद व्यास किसी को कहा जरूर गया, तो वो किसको कहा गया ये आप कमेंट करके बताना। सही विवरण किस विकल्प में नहीं है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकृतनी काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यही असंगत है। हिमकृतनी के लिए नहीं मिला था जी साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिमतरंगिणी के लिए मिला था। बाकी की सारी बातें ठीक हैं और इनको आप एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लेना। अब इनका बताना है कि कब कौन सी रचना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। तो सबसे पहले तो जी पल्लव आएगी, पल्लव का है 1926 में, फिर 1936 में कामायनी आएगी, और फिर दीपशिखा है ना, ये 1936 से 42 तक की है, और कुकुरमुत्ता 1941 का है। ये 1936 से आगे की है दीपशिखा। तो दीपशिखा किसकी है? ये जी महादेवी वर्मा की है, कुकुरमुत्ता पंत का है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, और पल्लव भी पंत का है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु से नहीं? देखो, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका और कविवचन सुधा, ये सारी की सारी इनकी हैं पत्रिका हरिश्चंद्र की, लेकिन आनंद कादम्बिनी है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। तो ये इसमें असंगत है 139 में। अब हम 140 का अपना देख लेते हैं, प्रदत्त कथनों में असंगत बताना है। तो इसमें ये पहला ही असंगत है कि दोहरे नामकरण वाला ही, बाकी के सारे संगत आप पढ़ लेना। चंद्रमा और शिव का सांकेतिक युगम बताना है। तो शशधर चंद्रमा के लिए बोला जाता है, और शशिधर यानी शशि को दान करने वाला, चंद्रमा को दान करने वाला, तो वो शिव है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब असंगत विकल्प चुनना है इसमें भी। तो निर्गुण भक्ति में केवल ज्ञान को महत्व दिया गया, ये असंगत है, बाकी के सारे संगत है। नागरी परिचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास के खंडों के संपादन की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है 143 में। तो इसमें हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी। ये डॉक्टर राम अवध द्विवेदी का नहीं है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। अब कमरे में बंद अपाहिज के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो ये ऊपर की तीनों लाइनें तो इसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति के प्रति संवेदनशील है, ये नहीं, वो अपाहिज है, मजबूत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। समाज की दृष्टि से संगत कथन नहीं है, उसे छांटना है। तो 71 है ना, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। कौन सी कृति नागार्जुन की नहीं है?
तो ये बार बार पढ़ते हैं। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की है। बाकी ये पतरी नगनगाछ और प्यासी पस्तराई आंखें, पुरानी जूतियों का कोर्स, ये सब नागार्जुन की है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक यह भाषा अथवा देश भाषा कहलाती थी, परंतु जब साहित्य में प्रयुक्त होने लगी तो इसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार। ये किसका कथन है इनमें से? तो जी 147 में अपना हो जाएगा। ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। निम्न पंक्तियों की रचनाओं की दृष्टि से बेमेल छांटना है। तो इसमें है ना जी ऑप्शन नंबर बी, ये प्रताप शाही का नहीं है, ये सूरदास का है, यही असंगत है। 149 में है, कवि आलोक धनवा ने अपनी पतंग कविता में वर्णन किया है। तो 149 में हो जाएगा कि पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का वर्णन किया है। 150 में बताना है कौन सा इसमें अनुचित है। तो ये है ना दाम्पत्य, दंपति प्लस तय होता दाम्पत्य, बाकी के सारे ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।